Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is about coordination chemistry. सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या चीज़ आती है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द केमिकल कंपाउंड्स that consist of an array of anion or neutral molecule that are bound to a central molecule via coordinate covalent bond. Coordination compound are also referred to as coordination complexes. सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हम देखते हैं ना, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या कंसिस्ट करते हैं, एरे कहते हैं सेट को, एन एरे ऑफ एन आइन और न्यूट्रल मालिक्यूल, जो कि वो एन आइन और न्यूट्रल मालिक्यूल का सेट जिसने बाउंड किया होता है सेंट्रल मेटल एटम को। और जो सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द जो एन आइन और न्यूट्रल मालिक्यूल होते हैं ना, वो सेंट्रल एटम से वाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अटैच होते हैं। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन थी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर आल्सो रेफर टू एज कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में अगर हम देखें ना, तो तीन मेन टर्म हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ साल्ट, सेकंड डबल साल्ट को हम मिक्स्ड साल्ट भी कहते हैं, और द थर्ड इज़ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। अगर हम सबसे पहले देखें salt, a chemical compound which is formed as a result of acid and base reaction, also called neutralization reaction. साल्ट कब बनता है? साल्ट एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी फॉर्मेशन तब होगी जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो एज अ रिजल्ट बनेगा ना, वो हमारे पास साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें HCl एसिड है, NaOH बेस है, और जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो NaCl बना और साथ में वाटर रिलीज हुआ। सो Na को हम बेस रेडिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेस से आया है, और Cl को हम एसिड रेडिकल बोलेंगे क्योंकि ये एसिड से है। सो साल्ट इज़ अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करें तो एज अ रिजल्ट हमारे पास साल्ट और वाटर बने। जो सेकंड टर्म है कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर, वो हमारे पास है डबल आर मिक्स्ड साल्ट। दीज आर द साल्ट दैट आर कम्प्लीटली आयोनाइजेबल in aqueous solution and each ion in solution gives the corresponding confirmatory test. So basically इसमें क्या होता है ना, कि जो हमारे पास डबल साल्ट होते हैं ना, these are the salt that are completely ionizable. जो डबल या मिक्स्ड साल्ट होते हैं ना, वो किसी भी aqueous solution में completely ionizable हो जाते हैं। ठीक है, और each ion in solution, अब ये जब सोल्यूशन में आयनाइजेबल होते हैं ना, तो ये हमें बेसिकली जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना, वो पॉजिटिव देते हैं। तो ये हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट भी देते हैं, और ये एक्वस सोल्यूशन के ऊपर एक्वस सोल्यूशन के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं। मतलब इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि जो डबल साल्ट हैं ये कम्प्लीटली आयोनाइजेबल होंगे, और दूसरी ये कि ये हमें पॉजिटिव कन्फर्मेटरी टेस्ट देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम एज आ एग्जांपल देखें तो हमारे पास है पोटाश एलम इज़ अ डबल सल्फेट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 × 3.24 वाटर। ये पोटाश एलम का फार्मूला है। ठीक है, अब जब ये आयोनाइज होगा, आप जैसे कि रिएक्शन में देख सकते हैं व्हेन इट आयोनाइज, अभी जब आयोनाइज हुआ ना, तो हमारे पास पोटाशियम भी आया, सल्फेट भी आया और एल्यूमिनियम भी आया। सो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की दूसरी टर्म थी। अगर हम तीसरी टर्म की बात करें, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आर इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। जो बेसिकली कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स होते हैं ना, ये कम्प्लीटली आयोनाइजेबल नहीं होते। जैसे कि हमने ऊपर डबल साल्ट में देखा कि वो कम्प्लीटली आयोनाइजेबल है, लेकिन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये इनकम्प्लीट आयोनाइजेबल होते हैं। मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइजेबल नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सो दे गिव अ कम्प्लेक्शन विच डज नॉट शो कम्प्लीट आयोनाइजेशन। जब ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं ना होते तो ये एक कम्प्लेक्स को शो करते हैं। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। हमारे पास है पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। इसको जब हमने आयोनाइज किया तो इसने हमें क्या दिया कि ये पॉजिटिव एंड F is Cn × 6
-4। मतलब कि इसमें उसने हमें एक कम्प्लेक्स दिया और एक हमें K पॉजिटिव दिया। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइजेबल नहीं होते। अभी तक हमने क्या देखा, मैंने सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद आपने ये देखना है कि इसमें जो 3 मेन टर्म्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो टर्म है वो साल्ट है, जिसमें हमने देखा कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। डबल साल्ट में हमने देखा ये कम्प्लीटली आयनाइजेबल हो जाएंगे और इसके अलावा ये पॉजिटिव कन्फर्मेटरी टेस्ट देंगे। और इसको हमने एक पोटाश एलम की एग्जाम्पल भी देखी इसमें, जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, अब ये क्या हमने इसके बारे में देखा कि ये इनकम्प्लीट टोटली आयोनाइजेबल कम्प्लीटली आयोनाइजेबल नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और ये कम्प्लेक्स को शो करते हैं जब हम इनको वाटर के अंदर आयोनाइज करते हैं। इस चीज़ को भी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, इन डबल साल्ट द साल्ट ऑन हीटिंग आफ्टर आयोनाइजेशन गिव्स द एक्चुअल साल्ट। फॉर एग्जांपल इसमें भी बात ये हो रही है कि जो डबल साल्ट है ना, जब हम उनको हीट करते हैं, डबल साल्ट ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये वाले डबल साल्ट जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर बताई है। अब इसमें हमारे पास ये है कि जो डबल साल्ट होते हैं ना, जब हम उनको हीट करते हैं ना, तो हीट करने के बाद साल्ट ऑन हीटिंग आफ्टर आयोनाइजेशन वो हमें एक्चुअल साल्ट देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये हमारे पास एक साल्ट है पोटाश एलम, इसमें K2SO4 Al2SO4 × 3.24 वाटर, तो ये पोटाश एलम का फार्मूला है। अब ये कहना है कि ये सबसे पहले आयोनाइज जब हुआ है ना वाटर में, तो इसने हमें ये कम्प्लीटली आयोनाइज हुआ है। ठीक है, इसने हमें K पॉजिटिव दिया है, SO4 2 नेगेटिव Al3 पॉजिटिव। अब जब हमने इसकी डिहाइड्रेशन किया ना, तो डिहाइड्रेशन पे उसने हमें वही साल्ट दे दिया जो आयोनाइजेशन से पहले जो उसकी फॉर्मेशन थी ना वही बन गया। ये किस केस में हुआ है? डबल साल्ट के केस में। मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब डबल साल्ट को हम वाटर में आयोनाइज करेंगे और फिर उस वाटर के सोल्यूशन को जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे उसकी, तो एज अ रिजल्ट हमें वो एक्चुअल साल्ट मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, ये ऊपर बात हुई थी डबल साल्ट की, लेकिन अगर हम बात करें ना कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की, तो वंस दे डिजॉल्व इन वाटर फर्स्ट दे डोंट कम्प्लीटली आयोनाइज। अगर हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की बात करें, तो जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। पहली बात तो ये है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज ही नहीं होंगे, पीछे भी हमने पढ़ा कि वो कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और सेकंड ये होता है कि जब हम उनको हीट करते हैं ना, तो वो एक न्यू कंपाउंड देते हैं, जबकि हमने डबल साल्ट में देखा था कि जब हम उनको हीट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें वही एक्चुअल साल्ट मिल जाता है जो आयोनाइज करने से पहले था। लेकिन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स क्या हुआ है? इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स वंस जब वो डिज़ोल्व हुआ वाटर में, पहली बात तो ये है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज ही नहीं होगा, और दूसरी ये है कि जब उसकी डिहाइड्रेशन हम करेंगे ना, तो एज अ रिजल्ट हमें एक न्यू कंपाउंड मिलेगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, FeCN × 2.4 KCN वाटर के मालिक्यूल है। जब ये वाटर में आयोनाइज हुए हैं, ठीक है, आयोनाइज होने के बाद जब इनकी डिहाइड्रेशन हुई है ना, तो एक्चुअल साल्ट देने के बजाय उन्होंने हमें एक न्यू कंपाउंड दे दिया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के बारे में, क्योंकि आपने माइंड में रखना है कि डबल साल्ट आफ्टर आयोनाइजेशन, कि डबल साल्ट की जब हमने आयोनाइजेशन की तो उससे क्या हुआ ना कि आयोनाइजेशन के बाद जब हमने उनकी डिहाइड्रेशन की तो हमें क्या मिला कि एक्चुअल साल्ट मिल गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के केस में जब हमने उनको आयोनाइज किया, उसके बाद जब हमने उनकी डिहाइड्रेशन की तो हमें एक न्यू कंपाउंड मिला। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, वो क्या क्या चीज़ कंटेन करता है? उसके पास सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये आपने याद रखना है कि जब भी वर्ड आएगा ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो एक ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपाउंड होंगे ना, वो हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज़ें कंटेन करता है? वो दो चीज़ें कंटेन करता है। एक तो उसके अंदर मेटल होता है जो कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरा हमारे पास एल यानी कि लिगेंड्स हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अटैच होते हैं। और जैसे कि आपको स्मॉल एन नज़र आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर किससे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम, कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है।
तो और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो आर लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको हम बोलेंगे कि ये चार्ज। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो थी ये एक्सप्लेनेशन थी कि इसमें इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके साथ लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अटैच होंगे। और ये जो हमारे पास एन है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को। इसके अलावा जो आर है ये बेसिकली चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। ये चार्ज होता है, ये स्फीयर के अंदर जितने भी मेटल और लिगेंड का चार्ज का सम जो होता है ना वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज होता है। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर हम कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल मेटल एटम। ये कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, या फिर वो आयन भी हो सकता है। द एटम आर आयन विच इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड। अब वो एटम जो कि होगा सेंटर में, उसके सराउंड क्या होंगे, लिगेंड होंगे। उसका हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल एटम और आयन आर टिपिकली, वो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना वो एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड में क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को। इस तरह सेंट्रल मेटल एटम में क्या करते हैं ना, एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को। तो आपने याद रखना कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ना उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, एक ना मेटल एटम होता है, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं क्योंकि उसके सराउंड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। और वो मेटल एटम से थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जुड़े होते हैं। अब वो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है ना वो एज अ लुईस एसिड भी एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को, ठीक है। सो सेंट्रल मेटल एटम जो एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड, तो वो एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एज लुईस एसिड क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ना 3 कम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप खुद इसमें देखो कि इस पहले कम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, वो आयरन होगा। दूसरे में कौन सा होगा, कॉपर होगा। तीसरे में कौन होगा, कोबाल्ट होगा। ये कैसे पता चला आपको, ये अब ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी हुई है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। अब इसमें जो आयरन है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। अब आप देखो तो आयरन के को किसने सराउंड किया हुआ है, Cn×6, मतलब ये जो Cn है ना ये इसके लिगेंड है। मेटल एटम के साथ जो चीज़ होगी ना वो उसके लिगेंड्स होंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कॉपर है, उसके आगे NH3×4 है, इसका मतलब है कॉपर सेंटर में होगा। NH3 मतलब 4 अमोनिया जो है ना वो उसके सराउंड, अमोनिया ने उसको सराउंड किया होगा। यही हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना वो सराउंड हुआ होता है नंबर ऑफ लिगेंड से। इसमें नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, अब आपको खुद भी अभी तक पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास पहले कम्प्लेक्स में आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड कौन से हैं, साइनाइड है। दूसरे में क्या है, कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, और इसमें अमोनिया हमारे पास लिगेंड है। तीसरे में क्या है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और अमोनिया हमारे पास, और इसमें जो Cl3 है ये हमारे पास लिगेंड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का और लिगेंड का, जो कि मिल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ना प्राइमरी वैलेंसी की, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आपने सिंपल वर्डिंग में ये याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। जो चार्ज होता है ना सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर उससे हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सो सेकेंडरी वैलेंसी इज नंबर ऑफ लिगेंड दैट आर अटैच टू मेटल आयन। आपने याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी चार्ज होता है मेटल के ऊपर, मेटल एटम या मेटल आयन के ऊपर चार्ज जो होगा ना, टोटल जो चार्ज है मेटल सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर वो बेसिकली उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। और अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड, कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड डोनेट हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट होंगे या सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा, बेसिकली वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक इट। इंशाल्लाह कल हम इधर से आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इसको लेके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।
Please like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.